शांति रे यार, तू शांति तो रे यार। तो पहला सवाल 2023 का स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा था प्राइमरी डिपॉजिट जर्नल पब्लिक से आते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है सेकेंडरी डिपॉजिट क्रेडिट से बनते, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमने ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारा और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज। अब बिल्कुल बिल्कुल, मेरी गलती है दृष्टि मैम। पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना था कि सही जवाब ढूंढना अपने को। तो फैक्ट, अब नेशनल इनकम का मतलब तो सेम हो गया। डिफरेंस केवल किसका है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कौन अंतर करता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देख लेते हैं भैया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वाह, एक नंबर फिर मिल गया। चलिए, चॉइस भी दे रखी है देखो। और आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली द रियल फ्लो। अब जब हमें पहला वाला कर दिया तो सब दूसरा क्यों करना है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की इच्छा हो तो अटेम्प्ट करके बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। रियल फ्लो, डी। बी, कटारिया का तो रियल फ्लो और स्टॉक फ्लो में फ्लो कितने तरह का होता है, नाम बता। मनी फ्लो, रियल फ्लो। रियल फ्लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, बी। बी इज द राइट आंसर। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, फैक्टर सर्विस के बदले में क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विस। मनी नहीं आ रहा है यहाँ पर, फैक्टर पेमेंट आ गया तो ये तो मनी फ्लो बन गया। चलिए तीसरा। हाँ, पहले सवाल पढ़े। क्वेश्चन और सवाल तो एक ही होते हैं। क्या खा के आई तू आज, कुछ नहीं खा के आई, सेम मेरी तरह। ये भी दिमाग आउट हो रहा है। रेपो रेट, ओहो पीछे से आई है आवाज बैक बेंचर्स की। इकोनॉमिक भी पास तो कर लूंगा पर। रेपो रेट ऐसी रेट कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। रेपो रेट कि रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। बैंक रेट आया तो क्यों, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं। हाँ, तो पास तो नहीं कर पाऊंगा, सब पेपर का जुगाड़ तो करो। अच्छा, फोर्थ क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स बताने की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ये तो अभी पढ़ा है यार, ताजा ताजा। बोरोइंग बाय a nation from the World Bank to finance balance of payment deficit will be recorded in the capital account। सही है ये। और स्टेटमेंट नंबर 2, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। फॉल्स है। ऑप्शन बता, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो ए बन रहा है। दृष्टि कह रही है सी, तू कह रहा है ए। सी, भगवान नहीं जाने सर, ए। पीछे वालों के साथ ही हो जाता हूँ, सी आएगा जहां तक मेरे को लग रहा है, लेकिन मुझे ए भी लग रहा है और सी। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आते हैं। यहाँ पे बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होता ना तो फॉल्स बनता। ठीक है, शब्द पकड़ने पड़ते हैं। अच्छा, केस पढ़ेगी, सवाल कब होती है कंडीशन, जब केस दे रखा हो। समझ में आई, नहीं तो सीधे सवाल। सवाल क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन पता लगाओ। अब जैसा मैंने बिजनेस स्टडीज में समझाया था, अगर आगे कहीं चैप्टर मतलब पेपर में सवाल आ जाए एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो 4 पॉइंट तो यहाँ दे ही रखे, इन 4 को समझा के आ जाओ। और कुछ नहीं तो ये 4 ही लिख के आ गए तो हेडिंग हेडिंग के आधा नंबर तो मिल ही जाओगे। क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक ने फाइन लगाया है हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है।
बैंकर्स बैंक, बापों का बाप हूं, शहंशाह। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं डी है क्या। और वाह क्या बात है, फुल सही तरक्की पे। चलो सिक्स्थ। अब जिसको सेविंग फंक्शन पता होगा, ये -60 क्या दे रखा है, सी बार 0.25 क्या दे रखा है, एमपीएस, या फिर 1 माइनस एमपीसी। डायरेक्ट बोले तो एमपीएस, और वाई मतलब तो क्या होता है, इनकम। अब सवाल पूछ रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है और डिस सेविंग है 60, तो करेक्ट सेविंग फंक्शन कौन सा होगा। मेरे को सी लगता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है, 1 माइनस 1 बाय एमपीएस होता है, तो 1/4 करेंगे 0.25 आता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, आदित्य जी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर। इसके लिए हमें बस क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अच्छा, चॉइस में दूसरा भी दे रखा है कंजप्शन फंक्शन, तो कंजप्शन फंक्शन याद होना चाहिए। C इक्वल्स टू 205 प्लस 0.9 y, ये क्या है 205, C बार नहीं है, अब C है बस, ये अब ऑटोनोमस होता है। और ये 0.9 क्या है, एमपीसी, यहाँ चलता है एमपीसी। और ये हटा रहे हो, इंटरेस्ट तो आ रहा है, पेपर तो बिल्कुल नहीं आ रहा, पर इंटरेस्ट बहुत आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऊपर भी वही फॉर्मूला लग रहा था, 1 माइनस 1 अपॉन एमपीएस, और एमपीएस का फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी करे तो एमपीसी की वैल्यू है 0.9, 1 माइनस एमपीसी करे तो आ रहा है 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 तो कितना बनता है 10। तो ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए हमारा सही। देख लेते हैं कि आदित्य जी सही है कि नहीं है। ओह हाउ ग्रेट। कटारिया सोच रहा है एक दिन के लिए आदित्य तेरी आत्मा मेरे शरीर में आ जाए बस। अब आ गया भैया असर्शन रीजन। क्या कह रहा है, असर्शन का मतलब क्या होता है, तथ्य, है ना, तथ्य यानी स्टेटमेंट, असर्शन यानी स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट के साथ जो कारण है, मैं सोता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ और काम नहीं है, तो मैं सोता हूं ये बात सत्य है, और मेरे पास कोई और काम नहीं है ये भी सत्य है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भैया ट्रू है कि फॉल्स है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हाँ मैंने बस ये बोला तो तेने भी एक ही यही होगा। पहले असर्शन तो पढ़ क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पहुंचने से पहले एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है। अब ये तो जिनको याद होगी वही बता पाएंगे। और एपीसी का रेशियो टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम होता है। होता है। पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पास हो जाएंगे अपन, है? तो 7th का बन गया अपना बी। क्यों नहीं है रिलेटेड, नहीं क्योंकि उसने पूछा एक ऊपर होता है और उसमें दिया है कि वो नहीं, उसमें फॉर्मूला हाँ तो इसलिए, तो ये इसका सही रीजन नहीं नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रखा, इसकी जगह एक्सप्लेनेशन दूसरा होना चाहिए। वहां इतने शांति स्वभाव से थोड़ी पढ़ने का मौका मिलेगा जितने शांति से तुम यहाँ पढ़ रहे हो। 8th बताओ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक। बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिशिएट है 50,000 करोड़ का, इंपोर्ट विजिबल आइटम का 5 गुना ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी होगी। ये तो मैथ का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अब कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक वे में है। तो आपका डेफिशिएट आना चाहिए 50,000, यानी 50,000 इक्वल्स टू एक्स माइनस एम की एम माइनस एक्स, एम माइनस एक्स डेफिशिएट है ना, इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट कम होंगे। अब अगर 50,000 का अंतर है और क्या कह रहा है, इंपोर्ट आर 5 टाइम्स, तो इक्वेशन अगर अपन बनाए तो ऐसे बोलूं एम माइनस 5m, तो ये बन गया, हाँ ठीक ठीक है, मैथ की तरह भी चल रहे थे, तो ये बन गया 4m, 4 से 50,000 को डिवाइड करा तो 12,000 का, राइट।
अच्छा, गिफ्ट या रेमिटेंस अब्रॉड सेंड किए जाए तो कौन सी साइड पर दिखेंगे और कौन से अकाउंट में दिखेंगे? भेजे गए तो गया, गया तो डेबिट, करंट डेबिट, डेबिट करंट, डेबिट करंट। ऑप्शन नंबर डी। हाँ भैया, कौन सी चीज सत्य है? बी 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 नहीं बोलने का एग्जाम में, हाँ किसी और की आ जाएगी, अभी शादी भी नहीं हुई है। बी कर रहा है। बी, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू, ये तो पढ़ा लिखा गवार भी बता देगा, है ना। हाँ, पहली बार सवाल आया है बेरोजगारी का। हम लोग शुद्ध रूप से बेरोजगार हैं सर। ऐसी सिचुएशन which an able-bodied person is not willing to work at existing wage rate, इनवॉलेंट्री की वॉलेंट्री है। ऑप्शन नंबर बी को ताला लगा दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी दिया है। इनवॉलेंट्री तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है, जबरदस्ती। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? बिना मेरी इच्छा के मैं बेरोजगार हूं। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, इनवॉलेंट्री बिना मेरी इच्छा के बेरोजगार। लेकिन यहाँ तो मैं, मेरी इच्छा है काम करने की, यही नहीं काम करने की, पैसे देने को तैयार है, तो मैं मेरी इच्छा से बेरोजगार हूँ। समीर जी, शब्दावली समझ में आई? जोश जोश में तो क्या भग रहे हैं अपन, और अरे बीबी, लेकिन आंसर क्या है? शब्द को प्रेजेंस ऑफ माइंड से, है ना, वहां यही तो होता है। अपन घर पे तो रोज प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट की और गेंद पे छक्का मार रहे, वहां थोड़ी आएगा ऐसा मौका, वहां देख के खेलना पड़ेगा, नहीं तो पहली गेंद पे। वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में अंतर बताइए। नहीं आता सर। 10 ही एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मिलेंगे ना। वैल्यू एडिशन, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल गुड्स। तो तीन पॉइंट बता। नहीं, हाँ, अगर अपन को अभी पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए याद नहीं आ रहा ना बेटा, लेकिन अगर पढ़े तो यही तो है जो उसने कहा, वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जबकि फाइनल आउटपुट का मतलब क्या है? टोटल मनी जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि फाइनल गुड्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू प्राइस पर यूनिट। और यहाँ कोई डिफरेंस का बेसिस थोड़ी है। आपने इसको समझाया इंटरमीडिएट कंजप्शन को 1.5 नंबर, आपने फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट समझाया 1.5 नंबर, 1.5 और 1.5 मिलके कितने हुए? 3 नंबर। कितने आपके रजिस्टर में देख के लिखना कितने का आंसर बनता है, आधे पेज से ऊपर चल जाएगा ये आराम से। अब अगला क्या कह रहा है? फाइनल वैल्यू एडेड बाय अ फर्म ए पता लगाओ, पता लगाओ। तो ये जो चक रहे थे ना कि सेकंड वाला करेंगे, वो वापस विचार करेंगे फर्स्ट वाले पे, क्योंकि फॉर्मूले के बिना नेशनल इनकम काम की चीज है ही नहीं। अब यही तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या है, ये लो इस तरीके से टेबल बनाई, वापस क्या प्लस किया पहले उसने, तीसरा आइटम में से क्या हटाया, पांचवा, 10 में से 3 गए 7, और परचेज कितने की हुई? 5 की कि 2 की? 2 की। ये तो फैक्टर इनपुट है, फैक्टर इनपुट तो एक बार इस्तेमाल होगा, बार बार थोड़ी खरीदेगा मशीन। फैक्टर इनपुट यानी कि मशीन, नॉन फैक्टर इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल। तो 2 ऐड हुआ, और आपने सेल कितनी, ये रॉ मटेरियल कितना मंगाया और बाहर से, तो ये बना आपका रॉ मटेरियल 52, और यहाँ पर कितना जा रहा है आपका एक्सेस 3, और आपकी सेल कितनी है 10, हटा दिया। नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नेगेटिव वैल्यू इन द आंसर। कितना आएगा? 7 माइनस 52 45। 1.5 नंबर तो किसके? ये फॉर्मूला लिखने के। और 1.5 नंबर किसके? ये नीचे स्टेप मार्किंग में सॉल्व करने के। समझ में आई? 12th देखो क्या कह रहा है। अरे 12th देखो,
फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, वैलिड आर्गुमेंट से अपना आंसर जस्टिफाई करिए। सप्लाई से तो पॉजिटिव ही होता है, क्यों होता है? क्योंकि विद द इंक्रीज वो भी इंक्रीज होगा, तो वही चीज समझानी है, पर कैसी भाषा में समझानी है? इंग्लिश नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज की भाषा यानी डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, ऐसे शब्द लाने पड़ेंगे। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक मार्केट में जो गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ रहे थे, रिलेटिवली बिकम्स चीपर, और चीपर होंगे तो हमारे जो बायर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के वो उत्सुक में आएंगे, तो देयर बाय इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, रेज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट व्हिच मे इन टर्न टू लीड इन द इंक्रीज ऑफ सप्लाई। तेरा देखो क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझाओ। अगर एक्स एंटे सेविंग आर लेस देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, अब एक्स पोस्ट और एक्स एंटे में क्या अंतर होता है? वेरी गुड, एक्स एंटे डिजायर्ड, है ना? कटारिया ने ऐसे देखा गौरव की तरफ कि इसको आता है, ये तो मेरे साथ बैठता था कल तक, इसलिए तो मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि। पड़ोस वाला चीटर है, आगे वाला वोट है, पीछे वाले को कुछ नहीं आता, जो आता है वो मुझे आता है, और जो मैं लिखूंगा वो मैं ही लिखूंगा। क्योंकि मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि प्रभु मुझे लिखा रहे हैं, प्रभु खुद आए मुझे लिखाने। आज मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान खुद मेरे हाथ से लिख के मुझे पास करवा रहे हैं। तो डिजायर्ड, अब देख लो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का आंसर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी कि लोग प्रोड्यूस ज्यादा करने की इच्छा रख रहे हैं, वो तो मान लिया इन्वेस्टमेंट से, लेकिन सेविंग कम क्यों है? क्योंकि लोग ज्यादा खरीदने की भी तो इच्छा रख रहे हैं। तो होगा क्या? अब इन्वेंट्री एक समय पर ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब लोग ज्यादा खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो बाजार में क्या होगा? शॉर्टेज क्रिएट होगी, इन्वेंट्री डिक्लाइन होगी, और उसको रीस्टोर करने के लिए प्रोड्यूसर फिर क्या करेगा? आउटपुट को इंक्रीज करेगा। और जैसे ही ये प्रक्रिया वापस होगी, हम वापस कौन सी स्टेट पर आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम की स्टेट पर आ जाएंगे। जो आपने एस इक्वल्स टू आई वाली अप्रोच से जो देखा था, एडीएस अप्रोच में सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, उसकी ये दूसरी सिचुएशन थी। सेविंग अगर कम है इन्वेस्टमेंट से तो इक्विलिब्रियम पे वापस कैसे पहुंचेंगे? अब टीचर ने तो हिंदी में क्लास में समझा दिया था कि बेटा सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऐसे पहुंचेंगे, लेकिन वहां ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा सवाल। हिंदी में पढ़ेंगे 13 नंबर का, यदि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश से कम हो तो समायोजन तंत्र का वर्णन कीजिए। समायोजन मतलब इक्विलिब्रियम, और तंत्र का मतलब मैकेनिज्म्स। ओम भूर्भुवस्सुः। बताओ 14th क्या कह रहा है? 2022 में 26 सितंबर को एक न्यूज पब्लिश हुई, सेंट्रल बैंक हैज इंक्रीज द बेंचमार्क लेंडिंग रेट बाय 140 basis point. Identify the likely cause and consequence behind this action taken by the RBI. तो आपने आरबीआई के, सेंट्रल बैंक के पढ़े थे मेजर्स टू करेक्ट द क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये कौन सा है? क्वांटिटेटिव में कौन सा है? रेटें बढ़ाई है उसने, तो क्या बढ़ा है? ये लेंडिंग बेंचमार्क बढ़ा है, यानी कि कौन सी रेट बढ़ाई? Inflation in the economy may be the cause behind the rise in the benchmark. महंगाई बढ़ रही होगी, इस वजह से बढ़ाई गई है। कमर्शियल बैंक को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रोकनी पड़ेगी। जब अगर बैंक की रेट बढ़ेगी, देखो अपन इसमें कंफ्यूज मत हो कि 140 पॉइंट का क्या मतलब होता है। अपन तो अपने दिमाग में ये लें कि भैया पहले कुछ भी रेट हो, अब बढ़ के 140 हो गई। रेट कब बढ़ा रहा है? बैंक कब रेट बढ़ाता है? जब उसको बाजार में उधार कम करना हो। तो बाजार में उधार कम करने के लिए तो रेट बढ़ा रहा है। आज अगर कार लोन 8% है और अब 14% पे आ गया, तो कारें लोग उधार पे ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? महंगाई को काबू करने के लिए इस्तेमाल। उसी चीज को अंग्रेजी भाषा में लिख दिया। समझ में आई? कथा समझ में आई थोड़ी बहुत? 15th का ये देखो क्या है, डायरेक्ट सवाल है। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बैंक फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सरकार, सेंट्रल बैंक सरकारी फंक्शन कौन से परफॉर्म करता है? सरकार के लिए बैंकर टू द गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है, सरकार का खाता।
आरबीआई संभालता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आरबीआई संभालता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आरबीआई संभालता है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके समझाइए। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बनाओ और उसमें क्या समझाओ कि रिजर्व रेशियो का राइज होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा। अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपनी इच्छा से बनाए, जैसे यहां पर इसने क्या लिया, क्रेडिट मल्टीप्लायर की रेट कितनी ली इसने 0.2, रिजर्व रेशियो को कितना लिया 0.2, फिर कितना लिया 0.5, तो यहाँ पर तो आ रहा है 5 और यहाँ आ गया 2, यानी कि 1000 इंटू 5 करे तो यहाँ तो आ रहा है 5000, यहाँ 1000 इंटू 2 करे तो कितना आ रहा है। इनिशियल डिपॉजिट 1000 मानते हुए एक एग्जांपल बना दिया, केवल ये टेबल बना के आनी थी जिसको कितने नंबर मिल गए, और ये रिजर्व रेशियो क्या होती है ये समझा दिया। आपको दो नाम पढ़ाए थे, सीआरआर और एसएलआर, दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक को मेंटेन रखना पड़ता है किसके डायरेक्शन से, उसको ही बोलते हैं। अब इतना कंफ्यूज नहीं हो रहा था। वो तुम सोचोगे उसने सीआरआर भी क्यों नहीं लिखा, तो वो ऐसे थोड़ी देगा। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व रेशियो। एक टेबल बना दिया, समझा दिया, 4 नंबर मिल गए। इकोनॉमिक्स में मेजर चीज क्या है, बच्चा क्यों हताश होता है या कंफ्यूज क्यों होता है, परेशान क्यों होता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज क्रिएट करना नहीं आ पा रहा है। बिजनेस स्टडीज में गुड्स एंड सर्विस, लेकिन यहाँ पर मर्चेंडाइज, विजिबल आइटम, वहां पर कंज्यूमर या कस्टमर, यहाँ पर हाउस होल्ड, फर्म्स, फैक्टर इनकम्स, फैक्टर पेमेंट, वो शब्द भारी हो जाते हैं। और एक्सप्लेनेशन कोई आप देख रहे हैं, कोई भारी कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ी कर रखा है उसने। आप आपके रजिस्टर में करोगे एक पन्ना भरेगा ये आराम से आप। और एग्जाम्पल में उसने कोई बड़ी वैल्यू नहीं ली, क्या ली 0.2, 0.5, आप 0.5, 0.5, 10, 0.10 ले लेना। 16 देखिए, 16 क्या कह रहा है, 16 का सवाल देखो क्या कह रहा है। 16 देखो, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। पिछले साल जिन्होंने पेपर दिया था वो आते इसलिए परेशान थे कि सर रीजन बेस्ड सवाल आ रहे हैं और हमें रीजन देने आ नहीं रहे। नो सर, तो क्यों है नो? एनएफआईए में कंपोनेंट किसका पार्ट बनता है, डिफरेंस बिटवीन द एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी। तो इस वजह से ये साबित तो नो है। अब बस ये कारण दे दिया और नीचे वही चीज देख लो, दोबारा समझाइए कि नहीं समझाइए। क्या बोला है, व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एनएफआईए नेगेटिव हो जाएगा। और नेशनल इनकम कैन बी लेस देन द डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है लेकिन एनएफआईए नेगेटिव हो गया तो नेशनल इनकम कम दिखेगी। अब इतनी सी चीज समझाने के कितने नंबर है, 3 नंबर। हाँ, डू यू एग्री, बिना पढ़े सवाल। इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड फोकस लाइज ओनली ऑन एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। है एक ही पॉइंट है, 3 नंबर 6 नंबर का सवाल है। अरे भाई 3 और 3 6 नंबर का सवाल है। अब तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। 34 ही तो है, 17 17 34। हाँ तो यस और नो, न्यूमेरिकल कितना आया बस आपका 17 सवाल में से नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल केवल किस चीज का आया, वैल्यू एडिशन का। बच्चे क्या किस पे मेहनत करके गए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर में। उसने पूछा क्या केवल तो वैल्यू एडिशन बता। अरे कि ये कब पढ़ा, और जो मेजर आपने कंसेप्ट पढ़े, मेथड्स पढ़े, उनके वो क्या पूछ रहा है आपसे, लॉजिक्स पूछ रहा है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, नो, यस, नो। क्यों, केवल हम उनका थोड़ी लेते हैं, हम तो रेजिडेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड में तो हम सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, अब भले उस पर खर्चा रेजिडेंट ने किया हो या नॉन रेजिडेंट ने किया। समझाने कितने मिल गए, 3, टू बी मार्क्ड एज अ होल। अब आ जाओ 17 पे, क्या कह रहा है 17, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम कैटेगराइज द आइटम्स इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड स्टेटिंग द वैलिड रीजन। देखो क्या एग्जांपल बना के दिया उन्होंने भैया।
3 नंबर का सवाल दिया उन्होंने, बोला है एक्साइज ड्यूटी है 8 पैसे, ये लाल, ये हरे वाला क्या है 4 पैसा कस्टम, ये ब्लू वाला 30 पैसा क्या है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, 21 पैसा क्या है कॉर्पोरेट टैक्स, 3 पैसा रिकवरी ऑफ लोन, नॉन टैक्स रेवेन्यू 9 पैसा, 19 पैसा जीएसटी और इनकम टैक्स 16 पैसा। यानी कि अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो वो 1 रुपया कितने कितने रूप में आता है, 8 रूप में आ रहा है। आपको ये बताना है कि इनमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है और कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है। तो पहले तो मुझे बताओ कि ये कौन से चैप्टर का है, मनी बैंकिंग का कि गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट बजट का। अब गवर्नमेंट बजट में आपने रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ा, जो असेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट डाले वो कैपिटल। तो टैक्स रिसिप्ट कौन कौन सी है, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स और कस्टम और एक्साइज। मेरे हिसाब से ये तो क्या बननी चाहिए, रेवेन्यू, और रिकवरी फ्रॉम ऑफ लोन, नॉन टैक्स रेवेन्यू और बोरोइंग, ये बननी चाहिए अपनी कैपिटल। देख लेते हैं, नहीं ये समझाना है आपको, बस ये बताना है कॉर्पोरेशन, कस्टम, इनकम टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू की, सॉरी रेवेन्यू नाम वर्ड में रेवेन्यू था, गलती कर दी मैंने भी पढ़ना है, नाम में क्या था नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की तो होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो ये सब किसका पार्ट है, रेवेन्यू का। रीजन क्या दिया, क्योंकि इससे ना तो असेट डिक्रीज होती है ना लायबिलिटी इंक्रीज होती है। और फिर कैपिटल बता दी, बोरोइंग एंड रिकवरी, क्योंकि इससे असेट और लायबिलिटी इंक्रीज होती। कितने नंबर मिल गए, सही है सर। फिर अगला इसी के साथ जुड़ के सवाल था, 6 नंबर का सवाल चल रहा है, इसका बी सेक्शन क्या, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट में अंतर समझा। डेफिसिट कितनी तरीके का होता है, 3, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डेफिसिट आता है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट कब आता है, बस ये लो, ये समझा दिया। इतने से समझाने कितने नंबर मिल गए, 1 नंबर मिल गए। और इसके बी पार्ट में उसने प्राइमरी डेफिसिट निकालने की बोला था, ये अपन नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये लो, ये उसी का एक और पार्ट है 3 नंबर का और 3 नंबर का। क्या कह रहा है, प्राइमरी डेफिसिट पता लगाओ। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बजट का कैसे है समझाओ। तो आपको पढ़ाया था हमने, सरकार बजट बनाने से क्या कोशिश करती है, देश में स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश करती है, क्योंकि सरकार के बजट के 2 ही तो ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, की हम जितना है उतने पे तो रहे, उसके आगे बढ़ते जाएं। देख लो, ये भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये तो बना दिया प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा था, रेवेन्यू डेफिसिट में से अपन ने क्या हटाया, सॉरी प्लस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्या क्या हटाया, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और इंटरेस्ट पेमेंट। ये आ गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारे देश में फ्लक्चुएशंस को सही करने की जरूरत है, इनकम के फ्लक्चुएशन, एम्प्लॉयमेंट के, प्राइसेस के फ्लक्चुएशन। सरकार किसकी मदद करती है, एग्रीगेट डिमांड के थ्रू डेवलप करती है और अपने डिसीजन लेती है कि हाउस होल्ड और फर्म को किस तरीके से रखना है। तो स्टेबिलिटी रखने का मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, गवर्नमेंट के टैक्सेस को क्या रखना, स्टेबल रखना। 2023 का मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर डिस्कस हो गया। करके कैसे आना है, पैटर्न वही रखना है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करेंगे। शुरुआत के 15 मिनट में तो एमसीक्यू,